हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि तुम सब बढ़िया हो। आज मैं तुम्हारे लिए फिर से एक साई-फाई एडवेंचर मूवी लेकर आया हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक सर्वाइवल एडवेंचर मूवी जिसका नाम है रेबल मून। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसा ग्रह दिखाया जाता है जिसे मादर वर्ल्ड कहा जाता है और अभी इस ग्रह पर पूरे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर राज परिवार रहता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन राजकुमारी ईसा के जन्म के बाद सेनापति ने राजा के साथ गद्दारी की और उसके पूरे परिवार को मार डाला। सभी को मारने के बाद सेनापति ने खुद को मादर वर्ल्ड का राजा घोषित कर दिया। फिर एक एक करके उसने बाकी ग्रहों पर हमला करना शुरू किया और उन्हें अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने लगा। वो अपनी तानाशाही कायम करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम पास की एक आकाश गंगा में एक और ग्रह का दृश्य देखते हैं, जहां कोरा नाम की लड़की खेत में फसल के बीज बो रही थी। तभी उसका दोस्त गुनार आकर कहता है कि पार्टी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कोरा के गांव वाले अच्छी फसल के उत्पादन की खुशी में पार्टी कर रहे थे। पार्टी में कोरा के पिता उससे कहते हैं, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने लिए एक जीवन साथी चुन लेना चाहिए। और फिर वो पार्टी में मौजूद एक लड़के को दिखाकर कहते हैं, मुझे लगता है ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। पिता की बात सुनकर कोरा उस लड़के की तरफ एक बार देखती है और फिर गुनार की ओर देखती है। असल में भले ही गुनार उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कोरा उसे मन ही मन काफी पसंद करती थी। रात को जब पार्टी खत्म हो जाती है और वे घर वापस आते हैं, तब उसके पिता उसे बुलाकर कहते हैं कि गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए तुम्हारा शादी करना जरूरी है। तब कोरा अपने पिता से कहती है, मैं जहां बचपन से पली बड़ी हूं, वहां के लोगों ने मुझे सिर्फ मारना ही सिखाया है और साथ ही उन्होंने मेरे दिमाग में एक बात बिठा दी है कि अगर इंसान किसी से प्यार करता है तो वो कमजोर हो जाता है। मैं अभी तक इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये कहकर कोरा लेट जाती है। इससे ये साफ होता है कि कोरा का जरूर कोई अतीत रहा होगा और वो अतीत बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगली सुबह जब कोरा बाकी किसानों के साथ खेत में बीज बो रही थी, तभी वे आसमान में मादर वर्ल्ड का एक विशाल स्पेसशिप देखते हैं। इसे देखकर कोरा दौड़कर इमरजेंसी घंटी बजाने लगती है। घंटी की आवाज सुनकर गांव के मुखिया समेत बाकी लोग टाउन हॉल में चर्चा के लिए इकट्ठा होते हैं। मीटिंग में गुनार सबको बताता है कि वो पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता है कि मादर वर्ल्ड के लोग फसल लूटने के लिए ही आए हैं। गुनार के मुताबिक उन्हें जो चाहिए वो उन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि मादर वर्ल्ड के लोग कितने ज्यादा हिंसक और खतरनाक हैं, इसलिए उनसे लड़ाई करना बेवकूफी होगी। गुनार की बात सुनकर गांव का मुखिया कहता है, तुमने तो हमसे छुपाकर फसलें मुक्ति वाहिनी को बेच दी हैं। दरअसल मुक्ति वाहिनी वे लोग हैं जिन्होंने मादर वर्ल्ड के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, क्योंकि आकाशगंगा के कई ग्रह और बहुत से लोग मादर वर्ल्ड की तानाशाही को बिल्कुल पसंद नहीं करते। गांव का मुखिया आगे कहता है, अगर मादर वर्ल्ड के सैनिकों को पता चल गया कि हमने मुक्ति वाहिनी को फसल बेची है तो वे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, साथ ही हमारे ग्रह को जलाकर राख कर देंगे। इतनी देर तक चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुनने के बाद कोरा कहती है, मादर वर्ल्ड के लोग जो चाहते हैं उन्हें दे दो ताकि वे जल्दी से यहाँ से चले जाएं। और साथ ही गुनार का मुक्ति वाहिनी को फसल बेचने वाली बात को छुपाना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आपस में झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमें बचना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। इतने में उस विशाल स्पेसशिप से कुछ छोटे छोटे स्पेसशिप लेकर लोग उनके ग्रह पर उतर आते हैं। उनके एडमिरल, जिसका नाम एटिकस है, गांव के मुखिया को बताता है कि वे यहाँ फसल खरीदने आए हैं और साथ ही वे विद्रोहियों को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर गांव का मुखिया उन्हें बताता है, हम तो साधारण किसान हैं, विद्रोहियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसके बाद गांव का मुखिया आगे कहता है, हमारे यहाँ जितनी फसल होती है उससे किसी तरह हमारे ग्रह के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा पत्थर होने के कारण बड़े इलाके में खेती करने के बाद भी फसल की मात्रा बहुत कम होती है। तब एटिकस कहता है, तुम्हारे ग्रह के लोगों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वे खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब गुनार को ये एहसास होता है कि वे पकड़े जा चुके हैं तो वो एटिकस को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है, हमारे यहाँ जो फसल होती है वो हमारे लिए काफी है और फिर भी जो बची हुई फसलें हैं वो गांव के प्रधान ने जमा करके रखा है। अगर तुम लोग फसल खरीदना चाहते हो तो हम वहीं से फसल दे सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही गांव का प्रधान फिर से कहता है, गुनार झूठ बोल रहा है। एटिकस गुनार के कान के पास आकर कहता है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ये कहते ही वो प्रधान के सिर पर जोर से मारता है और सबके सामने उसे मार डालता है। फिर वो गुनार से कहता है, तुम लोग अगली फसल से हमें 10,000 मेट्रिक टन फसल दोगे। ये सुनकर गुनार कहता है, अगर हमने इतनी फसल दे दी तो हमारे पास खुद खाने के लिए कमी हो जाएगी। तब एटिकस कहता है, तुम तो आज नहीं तो कल मरोगे, या तो भूख से या फिर मेरे हाथों से।
ये कहकर वो उन्हें फसल उगाने के लिए कुछ समय देता है और वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो अपने कुछ सैनिकों को ये देखने के लिए छोड़ जाता है कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं। इन सैनिकों के कमांडर ने गांव के एक घर पर कब्जा करके वहां अपना कैंप बना लिया। सैनिकों के साथ साथ वहां एक रोबोट भी दिखाई देता है। इस रोबोट को देखकर एक सैनिक कहता है, किसी समय ये रोबोट राज परिवार की सुरक्षा करते थे, वे राजा के लिए लड़ाई करते थे और ये एक ही रोबोट लगभग 10 आम सैनिकों के बराबर ताकतवर होते थे। लेकिन राजा की मौत के बाद जनरल ने इन रोबोटों की प्रोग्रामिंग बदल दी। अब ये केवल भारी सामान उठाने और सैनिकों की मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद वहां मौजूद एक सैनिक रोबोट को तंग करने के लिए उसकी तरफ गोली चलाने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग में लड़ाई करने का कमांड हटा दिया गया था, इसलिए वो कोई जवाबी हमला नहीं करता। तब वहां मौजूद एक सैनिक आकर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो किसी भी तरह रुकना नहीं चाहता। तभी वहां के कमांडर ने उसे रोक लिया। फिर वो रोबोट से कहता है, जाओ हाथ मुंह धोकर आओ। तब रोबोट पास की झील से खुद को साफ कर रहा था। कुछ देर बाद गांव की एक लड़की वहां आकर उसके पास बैठ जाती है और उससे बात करने लगती है। वो रोबोट से पूछती है, मैंने सुना है कि तुम लोग काफी करीब से राज परिवार की सुरक्षा करते हो। रोबोट जवाब देता है, हाँ ये सच है, हम राजा के सबसे करीबी और विश्वसनीय सैनिक थे और मेरे जैसे हजारों रोबोट उसके लिए काम करते थे। रोबोट फिर आगे कहता है, तुम्हारी तरह ही एक प्यारी सी राजकुमारी थी जिसका नाम ईसा था, लेकिन वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, उसमें खास शक्तियां थीं। वो चाहे तो किसी भी मरे हुए जीव को वापस जिंदा कर सकती थी। भविष्यवाणी के मुताबिक ईसा के हाथों ही मादर वर्ल्ड में शांति लौटने वाली थी। लेकिन किस्मत की क्रूर चाल देखो, जिस दिन महाराज ने ईसा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, उसी दिन पूरे राज परिवार को मार दिया गया। जनरल ने उन्हें मारने के बाद हमारी पूरी प्रोग्रामिंग बदल दी और तब से हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। तभी उसके पास बैठी वो लड़की रोबोट के सिर पर एक फूलों का मुकुट रख देती है और कहती है, मैं विश्वास करती हूँ एक दिन तुम अपनी शक्ति फिर से पालोगे। दूसरी ओर सच बोलने के कारण सभी गांव वाले गुनार को अपने गांव के मुखिया की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे और सभी मिलकर एक समय में निर्णय लेते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए वे मादर वर्ल्ड को सारी फसलें दे देंगे। ये सब सुनकर कोरा निर्णय लेती है वो ग्रह से चली जाएगी। तभी उसका पिता आकर उसे बताता है, बहुत साल पहले मैंने तुम्हें एक बर्बाद जहाज में पाया था। अगर उस दिन मैं तुम्हें वहां छोड़कर चला जाता तो शायद तुम बच नहीं पाती। और तुम्हें गांव लाने के बाद भी कई बार मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर तुम हमारे लिए खतरा बन गई तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें छोड़ नहीं दिया। अब जब हम सभी संकट में हैं तो तुम हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। इतने साल यहाँ रहने के बाद तुम अब हमारी एक सदस्य बन चुकी हो। कोरा तब कहती है, मैं यहाँ से अपने और तुम सबके भले के लिए जा रही हूँ और मैं मादर वर्ल्ड की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इन गांव वालों को लेकर मैं उनके सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाऊंगी। तब कोरा के पिता उसे कहते हैं, अगर तुम विद्रोहियों को राजी करके यहाँ ला सको तो शायद हमें एक मौका मिल सके। कोरा फिर कुछ कहे बिना वहां से निकल जाती है। इसी दौरान उसकी एक दोस्त सैम जब मादर वर्ल्ड के सैनिकों को पानी देने आती है तो वे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक सैनिक जब रोकने की कोशिश करता है तो बाकी सब उसे पीटने लगते हैं। इसी दौरान जब कोरा गांव छोड़कर जा रही थी तभी सैम की चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो देखती है कि क्या हुआ है। सैम की इस हालत को देखकर कोरा अपने गुस्से पर और काबू नहीं रख पाती। वो तूफान की तरह कुछ सेकंड में वहां मौजूद सभी सैनिकों को मार देती है। तभी वहां वो रोबोट आ जाता है। जब कमांडर रोबोट को मारने का आदेश देता है तो रोबोट पलटकर उसे गोली मारकर वहां से भाग जाता है और गोलीबारी की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां आ जाते हैं। कोरा उन्हें बताती है, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, जिंदा रहने के लिए हमें सबको हथियार उठाने होंगे। अगले दिन सुबह कोरा का पिता उसे एक बंदूक देता है और कहता है, जिस दिन मैंने तुम्हें पाया उसी दिन मुझे ये बंदूक भी मिला था। कोरा बताती है कि वो बाकी सभी विद्रोहियों की तलाश करेगी और सबसे पहले जनरल टाइटस को खोजने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजा की मौत के बाद उसने सबसे पहले राजा के लिए लड़ाई किया था। फिर कोरा गुनार से पूछती है, तुमने विद्रोहियों को फसल कैसे बेचा? गुनर तब बताता है, एक आदमी ने मुझे विद्रोहियों के साथ संपर्क करवाया था और जब वे दोनों उस आदमी से मिलने के लिए निकलते हैं तो रात हो जाती है और वे आराम करने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। उस समय गुनार कोरा से पूछता है, तुम असल में कौन हो? फिर कोरा अपने बारे में कुछ जानकारी देती है जिससे हम उसके अतीत के बारे में जान पाते हैं। जब कोरा की उम्र केवल 9 साल थी, मादर वर्ल्ड ने उनके ग्रह पर हमला किया और उनकी पूरी जाति को मादर वर्ल्ड के सैनिकों ने मार डाला। सिर्फ कोरा ही बची रही और जनरल ब्लिसरियस उसे पहली बार देखते हैं। वो कोरा को एक बंदूक देते हैं और कहते हैं, मुझे गोली मारो। कोरा वास्तव में उसे गोली मारने जा रही थी। ये देखकर जनरल उसे रोक देते हैं।
फिर कुछ सोचते हुए वो कोरा को अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद वो मादर वर्ल्ड की सेना में प्रशिक्षण लेती है और उनके साथ विभिन्न ग्रहों पर लड़ाई करती है। इस ग्रह के सभी लोग उसे जनरल बेलिसरियस की बेटी के रूप में पहचानते थे। सब कुछ सही चल रहा था और सेना में कोरा का एक बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन एक लड़ाई में उसके प्यार मर जाता है। इसके बाद कोरा और भी ज्यादा हिंसक हो जाती है और उसे कोई हरा नहीं सकता। जनरल ने कोरा के परिवार और उसके ग्रह को तबाह कर दिया था। उसके आदेश पर कोरा एक के बाद एक सभी ग्रहों को नष्ट कर रही थी। खैर, सुबह हम देखते हैं कि कोरा और गुनार एक नए शहर में आए हैं, क्योंकि यहीं वे गुनार के उस खास आदमी से मिलने आए हैं जो उन्हें विद्रोहियों के साथ संपर्क करवाएगा। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि एक बाउंटी हंटर एक आदमी को पकड़ रहा है। बाउंटी हंटर वे होते हैं जो पैसे के बदले में जाने माने अपराधियों को पकड़कर सैनिकों के हवाले कर देते हैं। जैसे ही वह आदमी वहां से जाता है, कोरा और गुनार वहां के एक क्लब में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि विभिन्न ग्रहों के अलग अलग प्रकार के जीव वहां आए हैं। सब लोग अजीब तरीके से कोरा की तरफ देख रहे थे। तभी वहां एक आदमी आता है और कोरा को ज्यादा बात सुनाने लगता है। मजबूर होकर कोरा उसे अच्छे से पीट देती है और फिर सबके सामने बोलती है, क्या तुम में से कोई जनरल टाइटस के बारे में जानता है? टाइटस का नाम सुनने के बाद वहां एक अजीब जीव कोरा से कहता है, मैंने आखिरी बार टाइटस को दूर के एक ग्रह पर लड़ाई करते देखा था। ये सुनकर कोरा गुनार से कहती है, उस ग्रह पर जाने के लिए हमें एक स्पेसशिप की जरूरत है। और ठीक उसी समय वो आदमी लौट आता है जिसे कोरा ने थोड़ी देर पहले पीटा था। वो अपने कुछ गुर्गों के साथ बदला लेने के लिए वहां आया है। फिर क्लब के अंदर गोलीबारी शुरू हो जाती है। कोरा काफी कुशलता से लड़ाई करती है, लेकिन एक पल में वो आदमी कोरा के बहुत करीब आ जाता है और उसकी तरफ बंदूक तान देता है। तभी क्लब में मौजूद काई नाम का एक आदमी उसे बचा लेता है। काई फिर कोरा से कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जनरल टाइटस तक पहुंचा सकता हूं। मेरे पास एक स्पेसशिप है। इसके बाद वे काई की स्पेसशिप में सवार होते हैं। जाने के समय कोरा काई से कहती है, मादर वर्ल्ड से लड़ने के लिए हमें बेहद मजबूत योद्धाओं की जरूरत है, लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर काई कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कुछ योद्धा ढूंढ कर दे सकता हूँ जो बिना पैसे के मादर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हों। इसके बाद वे एक नए ग्रह पर पहुंचते हैं। वहां काई उन्हें तड़ाक नाम के एक फाइटर के पास ले जाता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि तड़ाक यहाँ के एक आदमी से पैसे लेकर वापस न देने के कारण अब उसकी गुलामी कर रहा है। काई तब उस आदमी से पूछता है, क्या हम तड़ाक से बात कर सकते हैं? आदमी ने कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम तड़ाक को छुड़ाने के लिए पैसे नहीं दे पाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि तड़ाक तुम्हें चाहिए, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं दांव लगाना पसंद करता हूँ। मेरे पास एक पक्षी है। अगर तड़ाक इस पक्षी को वश कर लेता है तो मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो तुम तीनों को मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। उनके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वे इस दांव को स्वीकार कर लेते हैं। फिर वे सीधे उस पक्षी के पास पहुंचते हैं। पक्षी के पास जाकर वो कहते हैं, हम दोनों शैतान के गुलाम हैं और इससे मुक्त होने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। तड़ाक के बात सुनकर पक्षी कुछ शांत हो जाता है। फिर तड़ाक उसे आजाद कर देता है और पक्षी उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है, लेकिन पहले उसे पक्षी को नियंत्रित करने में बहुत परेशानी होती है। थोड़ी देर बाद पक्षी उसके नियंत्रण में आ जाता है। फिर वो फिर से पक्षी को सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। क्योंकि वे दांव में जीत गए थे, इसलिए वो आदमी तड़ाक को जाने देता है। बाद वो आदमी सोचता है, क्योंकि पक्षी ने तड़ाक को कुछ नहीं किया तो वो उसे भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए जब वो पक्षी की पीठ पर चढ़ने जाता है तो पक्षी उसे नीचे फेंक देता है और उसे मार डालता है। अब काई सभी को लेकर नए योद्धाओं की तलाश में एक नए ग्रह पर चला जाता है। वहां उन्हें नेमेसिस नाम की एक लड़की मिलती है। काई ने नेमेसिस को सब कुछ बता दिया कि वे मादर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हैं। ये सुनकर नेमेसिस कहती है, मैं इस पर सोचूंगी। इसके बाद वो उन्हें साथ लेकर एक जगह जाती है। दरअसल नेमेसिस एक विशाल आकार के मकड़ी जैसे एलियन से एक बच्चे को बचाने आई है। नेमेसिस उस एलियन से कहती है, बच्चे को छोड़ दो क्योंकि उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन एलियन कहता है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद मेरा बच्चा जन्म नहीं ले पा रहा, तुम सब कुछ नष्ट कर रहे हो। नेमेसिस कई तरीकों से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। एक समय बाद उनकी बीच मारपीट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद नेमेसिस उस एलियन को मार डालती है। इसके बाद वे सब मिलकर जनरल टाइटस को खोजने के लिए पलाश नाम के एक ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। तब गुनार कोरा से कहता है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने हमारे साथ केवल कुछ साल बिताए हैं, लेकिन हमारे लिए तुमने बहुत कुछ किया है। कोरा जवाब देती है, मैं पहले इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे प्रेमी के मरने के बाद मैं एक बहुत कठोर और निर्दयी इंसान में बदल गई थी। फिर वो अपनी पुरानी कहानी सुनाना शुरू करती है।
वहां दिखाया जाता है कि युद्ध में साहस दिखाने के कारण राजा उसे राजकुमारी ईशा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देते हैं। एक दिन बाहर आकर कोरा देखती है कि राजकुमारी ईशा के पास एक अजीब शक्ति है। वो कोरा की आंखों के सामने एक मृत पक्षी को पुनर्जीवित कर देती है और इस बारे में जब वो राजा से बात करती है तो राजा बताता है, मेरी बेटी ईशा के बारे में एक भविष्यवाणी है और वो यह है कि जब वो रानी बनेगी तो वो मुझसे कहीं बेहतर शासक होगी। वो प्यार और ममता से मदर वर्ल्ड को बाकी सभी ग्रहों से जोड़ देगी। लेकिन जब राज परिवार के सभी लोग मर गए तो स्थिति बहुत बदल गई। फिर हम देखते हैं कि काय की स्पेसशिप पलाश नाम के ग्रह पर पहुंच गई है और वहां खोजते खोजते एक समय में वे देखते हैं कि टाइटस शराब पीकर सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। लेकिन जैसे ही उसे कोरा नजर आती है वो उसे पहचान लेता है। कोरा टाइटस से कहती है, मदर वर्ल्ड के साथ युद्ध करके अगर कोई जीत सकता है तो वो आप हैं। टाइटस कहता है, मैं मदर वर्ल्ड के साथ युद्ध करके अपनी सब कुछ खो चुका हूं। कोरा तब कहती है, इसलिए आपको हमारे साथ मिलना चाहिए क्योंकि हमारे साथ मिलकर आप अपनी सारी प्रतिशोध ले सकते हैं। प्रतिशोध की बात सुनकर टाइटस राजी हो जाता है। दूसरी तरफ जिस बाउंटी हंटर पकड़ा गया था उसे लेकर एडमिरल के पास जाता है और तब वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए एडमिरल को विद्रोहियों के बारे में बता देता है, लेकिन फिर भी एडमिरल उसे मार देता है। इसके बाद कोरा सभी को लेकर विद्रोहियों से मिलने के लिए एक ग्रह पर जाती है। वहां के राजा लेवेटिका उन्हें कहते हैं, तुम्हें कुछ समय इंतजार करना होगा। थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कई स्पेसशिप लेकर विद्रोहियों का एक दल वहां आ गया है और इतने लोगों को एक साथ देखकर विद्रोहियों के नेता गुनार से कहते हैं, इस अनियमित समय में तुम यहाँ क्यों आए हो? इस तरह हमसे मिलने आना सभी के लिए खतरनाक है, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ। गुनार तब कहता है, हम यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत में आए हैं, हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है ताकि हम अपने ग्रह के किसानों को बचा सकें और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम लोगों को जब जरूरत पड़ी थी तब फसल देकर हम किसानों ने मदद किया था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए अब सही समय है कि तुम उन किसानों की मदद करो जो तुम्हारे लिए खाना पैदा करते हैं। विद्रोही कमांडर किसी भी हाल में राजी नहीं होता। तब कोरा फिर से कहती है, तुम्हारे पास खाने की बिक्री के कारण ही आज हमारी ये दुर्दशा हुई है। एटिकस ने हमें धमकी दी है कि उन्हें सारे खाद्य पदार्थ देने होंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे हमारे ग्रह को खत्म कर देंगे। तब विद्रोहियों का कमांडर अपनी टीम के लोगों से कहता है, मुझे पता है कि ये एक सुसाइड मिशन होगा, इसलिए मैं यहाँ किसी को मजबूर नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे साथ मदर वर्ल्ड के खिलाफ खड़ा होना चाहता है तो आ सकता है। कमांडर की बात सुनकर उसकी टीम के कुछ लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद वे सभी मिलकर स्पेसशिप में रवाना होते हैं। तब काय कोरा से कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, शायद मैं कभी माफी नहीं पा सकूंगा, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। लेकिन युद्ध पर जाने से पहले एक आखिरी काम करना होगा, मुझे कुछ सामान एक ग्रह पर पहुंचाना है। ये सुनकर कोरा राजी हो जाती है काय के साथ वहां जाने के लिए। दूसरी तरफ एटिकस उस ग्रह पर आता है और यहाँ आकर वो वहां के राजा लेवेटिका को मारकर इस ग्रह की सारी चीजें नष्ट कर देता है। अगले दिन काय के साथ उस ग्रह पर आने के बाद कोरा को कुछ शक होने लगा। विद्रोहियों की तलाश में वे जिस शहर में गए थे वहां एक बाउंटी हंटर से मुलाकात हुई और जब काय को उसके साथ बातें करते देखा तो कोरा समझ गई कि उनके साथ विश्वासघात किया गया है। थोड़ी ही देर में बाउंटी हंटर अपनी टीम के आदेश पर कोरा और उसके साथ आए विद्रोहियों के छोटे स्पेस शिप्स को नष्ट कर देता है। तभी अचानक कुछ स्पेस रोबोट बाहर आते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। काय हंसते हुए कोरा से कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही पहचान लिया था। जब तुम मदर वर्ल्ड के साथ लड़ाई की योजना बना रही थी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं सभी को अलग अलग पकड़ने की बजाय एक साथ एटिकस ले जाऊं तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सुनकर कोरा कहती है, तुम एक घिनौना इंसान हो। कुछ ही समय बाद एटिकस एक विशाल स्पेसशिप लेकर वहां पहुंचता है। एटिकस यहाँ कोरा और गुनार को देखकर बहुत हैरान होता है। वो गुनार के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम कोरा को अपने हाथों से मारोगे तभी। कोरा को मारने के लिए एटिकस गुनार को एक हथियार देता है, लेकिन गुनार उसे मारने के बजाय उसे मुक्त कर देता है और उनके साथ विश्वासघात करने के लिए सबसे पहले काय को मार देता है। इसके साथ ही वहां एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। गुनार एक एक करके बाकी सबको मुक्त करने लगता है। लड़ाई के एक पड़ाव पर विद्रोही कमांडर देखता है कि एटिकस की स्पेसशिप से उसके लोगों पर लगातार गोलियां चलाई जा रही है, इसलिए वो अपनी जान की परवाह किए बिना स्पेसशिप को नष्ट करने जाता है। वो स्पेसशिप को नष्ट कर देता है, लेकिन साथ ही वो खुद भी मर जाता है। वहीं कोरा एटिकस के साथ जोरदार लड़ाई कर रही थी। उनकी लड़ाई देखकर लगता था कि कोई भी दूसरे से कम नहीं है, लेकिन एक मोड़ पर कोरा एटिकस को गंभीर रूप से घायल कर देती है और उसे ऊपर से फेंक देती है और बाकी लोग उस समय तक अन्य सैनिकों को मारकर खत्म कर देते हैं।
ये सब देखकर जनरल टाइटस कोरा से कहता है, ये पहली बार है जब तुमने मादर वर्ल्ड के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की है। कोरा कहती है, यहाँ खत्म नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि ये खबर सुनकर मदर वर्ल्ड के सैनिक हमारी हत्या के लिए झुंड में आएंगे, इसलिए हमें समय से पहले तैयार होना होगा। इसके बाद कोरा सभी को लेकर उनके ग्रह पर चली जाती है और इस ग्रह को देखकर वे कहते हैं कि इतनी खूबसूरत ग्रह के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो वे खुशी खुशी युद्ध में अपनी जान देंगे। बहुत समय बाद लौटने पर वो रोबोट दूर से उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद अंतिम दृश्य में देखा जाता है कि एक स्पेसशिप मृतप्राय एडमिरल को ले जाती है। मदर वर्ल्ड की अत्याधुनिक तकनीक की मदद से उसे फिर से जीवित किया जाता है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाकर वापस लाया जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान एटिकस खुद को वर्तमान राजा यानी जनरल रेजेंट उर्फ बालिसरियस के सामने पाता है। एटिकस उसे कहता है, मैंने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है। उसने हमारे साथ युद्ध करने के लिए विद्रोहियों का एक दल तैयार किया है और मैं उसे और उसके दल को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच गया हूं। रीजेंट तब कहता है, किसी भी कीमत पर मेरी बेटी को जीवित पकड़ कर लाओ, क्योंकि हमारी साथ विश्वासघात करने की सजा मैं उसे खुद दूंगा। और रेजेंट एटिकस से और कहता है, अगर तुम मेरी बेटी को पकड़ने में विफल रहे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। इसके बाद एटिकस को होश आ जाता है और वो डरावनी आवाज में चीखता है और कहानी का ये भाग यहीं खत्म हो जाता है। असल में ये फिल्म एक पहले भाग का सीक्वल था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम फिर अगले भाग आपके लिए लाएंगे। तो आज ये बस इतना ही, अगले किसी कहानी में फिर मिलेंगे।